Good evening, students. Today we are going to discuss about the lecture number 5. We already completed lecture number 4 now. Now we'll discuss what topics we have to cover today. Here we are going to discuss today derivation for the inverse square laws of Kepler's third law. Kepler's का third law पता है आपको क्या है? T square is directly proportional to the बोलिए cube of major semi major axis है ना. The earth gravitational acceleration that is relation with the g, ये क्या होता है वो भी देखना है अपने को. And some relation also there. The relation will be g and capital G. Variation in g, that is where the g will be the maximum, where will be the minimum. The three variations are there on the shape of the earth, depend the shape of the earth. What will the value of g on the pole, what will the value of g on the equator, and when the object will be on the height and when the object will be on the depth. That relations we already discussed. That is the g at the height, g at the depth, and g on the shape. Dependency of g of the mass of the body and how the mass is depends upon g. What is the relation between the mass and weight we know very well, and because of and how it will be depend on the weight. That topics we have to cover. यहाँ पे बताया देखो आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से क्या हो रहा है तुम्हारा ये एप्पल्स गोइंग डाउन है ना. बिकॉज ऑफ दैट ओनली वी आर एबल टू स्टेबल ऑन द अर्थ. आपके दिमाग में सवाल आया होगा शायद कभी, क्या नहीं आया? सोचिए तो आएगा है ना. अर्थ का शेप क्या होता है? स्फेरिकल होता है. तो आप नीचे क्यों नहीं गिरते हो? अर्थ तो रोटेट होती है ना, गोल घूमती है. तो आप यहाँ पे होते तो आप नीचे नहीं गिरते हो. क्या गिरते हो? क्यों नहीं गिरते हो? एनी आंसर? क्यों नहीं होते हो? बिकॉज ऑफ अर्थ इज अट्रैक्टिंग टू अस ऑन टूवर्ड्स द सेंटर. तो वो देखना है आपको है ना. यहाँ पे ऑन द मून the acceleration due to gravity is comparatively less than the earth, around 6 times less than the earth. वो भी देखना है अपने को. Here first we have to discuss about the derivations of the inverse square laws of Kepler's third law. Kepler's third law याद है आपको? क्या है Kepler's third law? The square of, देखो क्या है तुम्हारा यहाँ पे, जो सपोज द प्लैनेट कोई रिवॉल्व होता है ना, तो उसे कुछ समय लग रहा है, रोटेट होते होते क्या लग रहा है, उसे समय लग रहा है. तो फिर क्या होता है? द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस. तो अपन क्या करेंगे, एवरेज के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर रेडियस इसको आर लेंगे है ना. तो ये इसका टाइम पीरियड टी है. तो क्या बोलता है केप्लर्स लॉ? क्या बोलता है तुम्हारा? टी स्क्वायर इज डायरेक्टली द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस. तो अभी क्या करना है आपको? मैथमेटिकली प्रूफ करना है. तो अभी क्या करेंगे अपन प्रूफ करते समय, जस्ट वी आर गोइंग टू कंसिडर द ऑब्जेक्ट्स और द प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग इन अ स्पेरिकल ऑर्बिट. अपन कंसिडर कर रहे हैं. आपको पता है कि स्पेरिकल में नहीं मूव होते हैं. कैसे मूव होते हैं? वो इलिप्टिकल में मूव होते हैं है ना. केप्लर्स फर्स्ट लॉ ऑलरेडी वी नोस. द एवरी प्लैनेट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट. पर क्या है, कुछ कंसिडरेशन करना है कि आपको एज्यूम्स करना है कि प्लैनेट कैसा रिवॉल्व हो रहा है स्पेरिकल ऑर्बिट में, कि थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करने के लिए इजी जाए, द एवरेज आर लेने की जरूरत ना पड़े. तो यहाँ पे क्या है देखिए, तो टाइम पीरियड पता है आपको है ना. तो रिलेशन क्या है? सिंपल वेलोसिटी, टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन क्या है? व्हाट इज रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट? वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. ओके. इन द सर्कुलर ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट तुम्हारा क्या कर रहा है, तुम्हारा सपोज ये पूरा सर्कल कंप्लीट कर रहा है, तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आपका? इफ वी आर कंसिडरिंग दैट आर इज द रेडियस. आप कंसिडर करें कि आर आपका क्या है? रेडियस है. तो वो टाइम पे टोटल डिस्टेंस क्या कवर हो गया आपका? सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. बराबर है. सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है? व्हाट इज सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल? वेरी गुड. तो यहाँ पे क्या होगा? डिस्टेंस क्या होगा? v इक्वल्स टू क्या होगा तुम्हारा? 2 पाई r डिवाइडेड बाय t. सही है क्या? v क्या होगा तुम्हारा? 2 पाई डिवाइडेड बाय t. ये आपको पता है ना. ये वैल्यू v की पता है. और तो और जब ये घूम रहा है, जब प्लैनेट जब घूम रहा है, जब उसमें कोई तो फोर्स लगा हुआ है. कौन सा फोर्स है वो? सेंट्रीपिटल फोर्स है ना. सबसे पहला टॉपिक देखा आपने फर्स्ट लेक्चर में देखा है. तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? याद है क्या आपको? क्या है? m v स्क्वायर बाय
है या नहीं, क्या भूल गए? पता है ना सेंट्रिपेटल फोर्स क्या होता है तुम्हारा, एम वी स्क्वायर बाय आर। तो अभी क्या करना है आपको, ये क्या है तुम्हारा सेंट्रिपेटल फोर्स है ना। तो वेलोसिटी पता है आपको, वेलोसिटी कितना है 2 पाई आर बाय टी। तो ये वैल्यू वहाँ पे डालना है किसमें, सेंट्रिपेटल फोर्स में। तो एफ क्या होगा देखिए अभी, एफ इक्वल्स टू एम वी की जगह पे क्या करूँगा मैं 2 पाई आर डिवाइडेड बाय टी, इसका स्क्वायर डिवाइड बाय आर। चलेगा, समझ में आ गया कैसे लिखा मैंने। अब इसको जब सिंप्लीफाई करूंगा मैं तो एफ इक्वल्स टू एम एज इट इज, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइड बाय आर। सही है, सही है क्या नहीं। तो अभी क्या करूंगा मैं, इसको सिंप्लीफाई लिखते समय एफ इक्वल्स टू एम 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, अभी नीचे का आ रहा है, यहाँ ऊपर जाके क्या हो जाएगा फिर से मल्टीप्लाई में जाएगा और डिवाइड बाय टी स्क्वायर। सही है ना। फिर इक्वेशन कैसा हो जाएगा आपका, एफ इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर एम आर क्यूब डिवाइड बाय टी स्क्वायर। सही है। तो यहाँ पे देखिए आपको शायद पता है सेंट्रिपेटल फोर्स है ना कांस्टेंट है। तो यहाँ पे वैल्यू 4 क्या होता है तुम्हारा, अगेन कांस्टेंट। वैल्यू ऑफ पाई कितना होता है 3.22/7। द स्क्वायर ऑफ पाई इज अगेन कांस्टेंट। मास भी क्या है, मास इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो इसका मतलब क्या है तुम्हारा, तो यहाँ पे मैं करता हूँ इसको, तो ये वैल्यू क्या होगी तुम्हारी, अच्छा मैं इसको शिफ्ट करता हूँ यहाँ पर टी स्क्वायर, इसको टी को इधर लेता हूँ और 4 पाई स्क्वायर एम डिवाइडेड बाय एफ इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो ये वैल्यू क्या होगी बेटा आपकी पूरी, 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है तो पाई का स्क्वायर भी कांस्टेंट होगा, मास भी कांस्टेंट है और फोर्स भी कांस्टेंट है। तो क्या होगा, दिस होल टर्म वी कैन से इट इज अ कांस्टेंट। व्हाट वी कैन एबल टू राइट देन, टी स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट एंड आर क्यूब। वी कैन राइट दैट, देयरफॉर वी कैन राइट टी स्क्वायर डायरेक्टली टू द आर क्यूब। यही क्या है आपका केप्लर्स का थर्ड लॉ। द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। यहाँ पे आया क्या हो तुम्हारा केप्लर्स थर्ड लॉ, समझ में आया क्या, कैसा आ गया, टी स्क्वायर डायरेक्ट टू आर क्यूब। कोई डाउट है इसमें, कैसा रहा समझ में आया। सबसे पहले क्या किया अपन ने, v की वैल्यू निकाली। v क्या है तुम्हारा वेलोसिटी, वेलोसिटी यानी क्या है डिस्टेंस बाय टाइम और डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट नहीं ले रहे अपन क्योंकि ऑब्जेक्ट तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक आ रहा है ना, वो क्या स्पीड लेके आ रहा है। स्पीड क्या है तुम्हारा टोटल डिस्टेंस कवर बाय पार्टिकल। टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया तुम्हारा सर्कल में, सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। सर्कमफरेंस कितना है तुम्हारा 2 पाई आर, वी आर कंसीडरिंग द रेडियस इज आर और टाइम क्या है t है। ये अपन ने इसको इक्वेशन नंबर सपोज 1 दिया है, करेक्ट है। फोर्स, सेंट्रिपेटल फोर्स का फॉर्मूला पता है आपको, सेंट्रिपेटल फोर्स क्या होता है एम वी स्क्वायर बाय आर, है ना। ये सेंट्रिपेटल फोर्स का फॉर्मूला पता है आपको, ये इक्वेशन नंबर 2। तो क्या करें अपन, ये यहाँ पे सेंट्रिपेटल फोर्स की जगह पे क्या करें, v की जगह पे क्या करें अपन, ये वैल्यू रख रहे हैं कौन सी 2 पाई आर बाय टी। यहाँ पे देखो m एज इट इज, v की जगह पे 2 पाई आर बाय टी, उसका स्क्वायर है तो मैंने स्क्वायर लिख दिया, डिवाइडेड बाय r। सिंप्लीफाई जब करोगे m 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एंड टी स्क्वायर, डिनोमीटर में आ रहे तो डिनोमीटर का r यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा तुम्हारा मल्टीप्लाई में जाएगा, बराबर। तो क्या हो जाएगा एफ एम 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू आर दैट इज टी स्क्वायर। आर स्क्वायर इंटू आर कितना हो गया तुम्हारा आर क्यूब बन गया। तो एफ 4 पाई स्क्वायर एम आर क्यूब बाय टी स्क्वायर दैट इज दिस वैल्यू इज कांस्टेंट। तो क्या होगा तुम्हारा टी स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट इंटू आर क्यूब दैट इज टी स्क्वायर डायरेक्ट टू द आर क्यूब। दिस इज अ प्रूफ ऑफ द डेरिवेशंस ऑफ द फॉर द केप्लर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। समझ में आ गया, ठीक है तुम्हारा इसका केप्लर्स का प्रूफ। नाउ हियर अर्थ ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। व्हाट इज द एक्सेलरेशन बोलिए। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वेलोसिटी में कोई चेंजेस हो रहे हैं समय के हिसाब से, है ना। तो क्या है तुम्हारा v माइनस u बाय टी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो एप्पल तुम्हारा क्या है पेड़ से नीचे गिर रहा है, गिर रहा है तो उसकी वेलोसिटी, यहाँ पे वेलोसिटी क्या है उसकी 0 है, यहाँ पे क्या वेलोसिटी उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। कुछ समय के बाद में और 1 सेकंड के बाद में उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, यहाँ पे कितनी हुई, एक सपोज यहाँ पे टाइम लगा 1 सेकंड, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी, फाइनल वेलोसिटी कितनी हुई उसकी अप्रॉक्सीमेटली
9.8 हो गई 1 सेकंड के बाद में। तो क्या करते हैं अपन, इनिशियल वेलोसिटी कहाँ है यहाँ पर, एप्पल की सपोज 1 सेकंड के बाद में क्या है 9.8 हो गई, इनिशियल क्या 0 थी और टाइम क्या 1 हो गया। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, क्यों आ रहा है, ऑब्जेक्ट क्यों खींचा जा रहा है, बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अर्थ, इसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली वैल्यू ऑफ ए की जगह पे क्या लिखते हैं अपन, ए की जगह पे लिखते हैं अपन जी। जी कितना हो गया आपका 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये वैल्यू ऑफ आ गई तुम्हारी जी, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। ये क्या है जी तुम्हारी अप्रोक्सीमेट वैल्यू अराउंड द एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्टिव टाइम। यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, चेंज हो रही है आपकी 1 सेकंड में 9.8 से कम चेंज हो रही है, 2 सेकंड में 19.6 होगा, है ना। तो उसका रेशियो क्या है, अप्रोक्सीमेटली अपन लेते हैं 9.8। इज अगेन वी डिस्कस अबाउट हाउ इट विल गोइंग टू वेरी, इसका वेरिएशन कितना है तुम्हारा 0.035 प्लस और माइनस इसका क्या है वेरिएशन है, वो भी अपन आगे देखेंगे। समझ में आ गया ये एक्सेलरेशन कैसा हो रहा है। देखिए अभी यहाँ पे क्या है डेरिवेशन ऑफ जी, तो यहाँ पे डेरिवेशंस ऑफ जी, जी की वैल्यू मैंने आपको बताया कि 9.8 आई है, कैसी आई है वो पता है कि अपने को नहीं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पता है न्यूटन्स का लॉज ऑफ यूनिवर्सल लॉज ऑफ ग्रेविटेशंस। तो क्या है लॉज, क्या है तुम्हारा एफ इक्वल्स टू जी एम बाय आर स्क्वायर और डी स्क्वायर, बराबर है। ये क्या है तुम्हारा न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ। और एक पता है आपको, क्या पता है आपके बारे में, ये फर्स्ट लॉ। फोर्स इक्वल्स टू क्या है तुम्हारा न्यूटन्स का सेकंड लॉ, मास एंड एक्सेलरेशन, बराबर है। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ये भी फोर्स है और ये भी फोर्स, दोनों भी फोर्स है। और दो भी फोर्स क्या है तुम्हारे, अपन कंसिडर करें कि अर्थ है, तो ये भी क्या है तुम्हारा अर्थ है, तो दोनों फोर्स ऑन डिपेंड्स अपॉन द अर्थ ओनली। और मास ऑफ ऑब्जेक्ट भी सेम है, एक ही ऑब्जेक्ट पे अपन कंसिडर करें। सपोज लेट बी कंसिडर दिस इज मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड दिस इज आल्सो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट इज फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, पता है। व्हाइल वी आर कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, है ना। तो ये भी फोर्स है तो वो भी फोर्स है, तो क्या करूंगा एफ इक्वल्स टू, मैं क्या करूंगा एफ लिख सकता हूँ, है ना। तो ये दोनों एफ है, तो इसमें कैसा होगा तुम्हारा, तो यहाँ पे जी एम डिवाइड बाय डी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना है एम और जी। ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट और मास ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा तुम्हारा कैंसिल, देन विल गेट द वैल्यूज ऑफ जी इक्वल्स टू जी एम बाय डी स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ गई आपकी जी की, जी का फॉर्मूला मिल गया आपको, जी क्या है तुम्हारा जी एम बाय आर स्क्वायर। आपको शायद मेरे ख्याल से अभी याद हो गया होगा, अपन इसके पहले भी न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं, है ना। आप सपोज सॉल्व करोगे जी की वैल्यू, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना है तुम्हारा 6.673 इंटू 10⁻⁻11। मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ अर्थ कितना है 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम, बराबर है। इसका डिस्टेंस कितना है, रेडियस ऑफ अर्थ कितना है 6400 किलोमीटर, बराबर है 6400 किलोमीटर। और मैं क्या करता हूं इंटू 10⁻³ इसका स्क्वायर। फॉर्मूले में क्या है अपना, ये शायद आपको पता होगा, है ना, अपन पिछले एग्जांपल में देखें। आफ्टर वी आर सॉल्विंग द वैल्यू, यू आर गेटिंग द वैल्यूज ऑफ जी इज अप्रोक्सीमेटली 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस तरह से आपको वैल्यू ऑफ जी मिलेगी, है ना। अब जब वैल्यू डालते हैं ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.673 10⁻⁻11, इसकी वैल्यू क्या है 6, अर्थ का मास ऑफ अर्थ कितना है 6, या तो कोई बुक में 5.98 भी लेते हैं, अप्रोक्सीमेटली 6 × 10⁻24 किलोग्राम, एंड रेडियस ऑफ अर्थ इज अराउंड 6400 किलोमीटर्स, है ना। कितना है 6400 किलोमीटर रेडियस है, तो उसका स्क्वायर कर दिया अपन यहाँ पे, मीटर्स में कर लिया मैंने, है ना। तो उसका स्क्वायर जब सिंप्लीफाई करोगे देन विल गेट द वैल्यूज ऑफ जी इज अप्रोक्सीमेटली 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस तरह से अपन वैल्यूज ऑफ जी यू कैन फाइंड। आपको फॉर्मूला रखना है जी इक्वल्स टू जी एम बाय डी स्क्वायर, डी इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेपरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे वेरिएशन ऑफ द जी, अभी मैंने बताया आपको क्या है वेरिएशन, जी की वैल्यू क्या बताया मैंने, चेंज अलॉन्ग द सरफेस ऑफ द अर्थ। जी क्या बताया मैंने, जी इक्वल्स टू कितना है जी एम बाय डी स्क्वायर और आर स्क्वायर, करेक्ट है ना। डी स्क्वायर, डी क्या है तुम्हारे इसमें सेपरेशन। अभी सपोज इफ द ऑब्जेक्ट इज ऑन द हियर, तो यहाँ पे क्या है, सपोज ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर है, हाँ, तो क्या है ये क्या कंसिडर करें अर्थ का सेंटर ऑफ मास, अपन ने बताया डी क्या है तुम्हारा, डी इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मासेस। ये कंडीशन में क्या हो गया तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा आर, सही है, और डी हो गया, जो भी है आर बोलो या डी बोलो, तो आर इज डी इज अप्रोक्सीमेटली रेडियस आर,
है ना। तो ये कंडीशन में क्या है तुम्हारा इसमें, और ये कंडीशन में देखो, ये भी कंडीशन में क्या है तुम्हारा, ये आर ऑब्जेक्ट सपोज आपका यहाँ पे होगा तो ये हो गया। तो रेडियस इसकी ये वैल्यू जी क्या है तुम्हारा, कांस्टेंट है, जी इज अ कांस्टेंट, यम आल्सो कांस्टेंट। इसमें कोई चेंजेस हो रहे क्या, नहीं हो रहे। तो इसका मतलब क्या है तुम्हारा जी, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन इज कांस्टेंट, जी डी स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट, बराबर, जी कांस्टेंट एम कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है, जी इज अ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डी स्क्वायर, तुम इसे बोलते अपन इनवर्स स्क्वायर लॉ भी इसे बोलते हैं। क्या है, जी और डिस्टेंस में जितना तुम्हारा डिस्टेंस बढ़ेगा है ना, उतना ग्रेविटी क्या होगी तुम्हारी, कम। तो यहाँ पे इसमें डिस्टेंस सेम है क्या, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे बताया डिस्टेंस कितना है तुम्हारा 12.7, सॉरी पॉइंट नहीं है, 12,756 किलोमीटर, ये डिस्टेंस कौन सा है, इक्वेटर का। और पोल का डिस्टेंस क्या है तुम्हारा, कम है 714, है ना। जब डिनोमिनेटर जब कम होगा तो वैल्यू क्या होगी, ज्यादा, बराबर है। द डिनोमिनेटर इज लेस, द वैल्यू ऑफ विल बी द मोर। अब यहाँ पे 12,714 इसका स्क्वायर करना है आपको, स्क्वायर बहुत ज्यादा आएगा, और ज्यादा का स्क्वायर और ज्यादा आएगा, इसके वैल्यूज फिर इसलिए क्या होगा तुम्हारी ग्रेविटी एट द पोल, ग्रेविटी एट द पोल क्या है तुम्हारी मैक्सिमम है, एंड ग्रेविटी ऑफ द इक्वेटर कंपैरेटिवली लेस, है ना। तो यहाँ पे बोल सकते हैं अपन ऑन द सेम सरफेस ऑफ डिनोमिनेटर इज ग्रेटर है, यहाँ पे क्या है तुम्हारी कंडीशन में डिनोमिनेटर क्या है, ज्यादा है, इसे वैल्यू क्या आ गई उसकी कम। तो यहाँ पे बोल सकते हैं आप ग्रेविटी ऑफ पोल इज ग्रेटर देन ग्रेविटी ऑफ द इक्वेटर। तो पोल पे ग्रेविटी क्या होगी आपकी, मैक्सिमम होगी। क्या समझ में आ गया, ग्रेविटी ऑफ द पोल ऑन द अर्थ इज अ मैक्सिमम। यहाँ पे ग्रेविटी ज्यादा होगी, यहाँ पे ग्रेविटी कम होगी। जैसे जैसे आप उतरते नीचे नीचे जैसे जा रहे हैं आप, तो वैसे क्या हो रहा है तुम्हारे यहाँ पे रेडियस आर है, तो यहाँ पे रेडियस कितना है, थोड़ा ज्यादा है, यहाँ पे वैल्यू क्या है अलग होगी, है ना। जैसे जैसे आप सरफेस पे जा रहे हो, अर्थ के सरफेस फ्रॉम पोल टू इक्वेटर, द ग्रेविटी ऑफ एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी इज गोइंग टू डिक्रीज। समझ में आ रहा, पोल से आप कहाँ जा रहे हो, इक्वेटर पे, तो ग्रेविटी की वैल्यू क्या हो गई, कम। एज द सेम केस इफ यू आर गोइंग फ्रॉम द इक्वेटर टू पोल, तो क्या है, जी इज इंक्रीजिंग, ये क्या हो रहा है तुम्हारा, जी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और आप पोल से इक्वेटर आए तो जी क्या हो रहा है तुम्हारा, इज गोइंग टू रिड्यूस। इज इट क्लियर नाउ, समझ में आ गया। द सेम कॉन्सेप्ट, डिनोमिनेटर इज मोर, द वैल्यू ऑफ जी इज अ लेस। तो अभी नेक्स्ट वन देखिए, तो यहाँ पे क्या है, वेरिएशन ऑफ द जी बिकॉज ऑफ द हाइट। अभी पहले क्या, फर्स्ट उसमें अपन क्या कंसिडर करें, ऑब्जेक्ट विल बी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अभी आप देखे आपने, तो यहाँ पे क्या देखा है हमने, ऑब्जेक्ट कहाँ पे तुम्हारा, यहाँ पे सरफेस ऑफ अर्थ पे है, बराबर है। तो क्या कंसिडर, उसका रेडियस क्या है, नियरली इक्वल टू, वेरी लेस, इज नियरली इक्वल टू रेडियस ऑफ द अर्थ। अब वैसा नहीं है, अब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है आपका पर्टिकुलर हाइट पे, देखिए यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट कहाँ है आपका, इट्स बिकॉज ऑफ द हाइट। अभी ऑब्जेक्ट ये तुम्हारा ये अर्थ है, दिस इज अर्थ एंड दिस इज अ योर एनी ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट है। तो अभी ये कंडीशन में फॉर्मूला सेम है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी इक्वल्स टू जी एम बाय डी स्क्वायर, बराबर, डी इज डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर ऑफ द मासेस, है ना। तो यहाँ पे डी क्या हो गया तुम्हारा, यहाँ से आर प्लस एच, बराबर है, डी की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे, डी इक्वल टू कितना हो गया, आर प्लस एच, डी कितना हो गया तुम्हारा, आर प्लस एच। तो यहाँ पे मैं ये ऑन द हाइट लिखता हूँ, एच, जी एट द हाइट इक्वल टू जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर है, बराबर है। और जी ऑन द सरफेस देखिए आपने, जी कितना है उसका, जी एम बाय आर स्क्वायर, सरफेस पे कितना था, जी एम बाय आर स्क्वायर था, और हाइट पे क्या है, जी एम बाय आर प्लस एच होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू आर से ज्यादा है, आर प्लस एच यानी क्या है, वैल्यू आर से ज्यादा है। इसका मतलब डिनोमिनेटर बढ़ रहा है आपका, डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, इसका मतलब ये वैल्यू क्या हो रही है आपकी, कम हो रही है, बराबर है। तो डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है तुम्हारी, जी ऑफ एच इज लेस देन जी ऑफ ऑन द सरफेस, है ना। जी ऑफ अर्थ क्या होगा तुम्हारा, सरफेस पे क्या होगा तुम्हारा मैक्सिमम में, डेप्थ में क्या होगा तुम्हारा, इसकी वैल्यू कम होगी, बिकॉज ऑफ द डिनोमिनेटर इज गोइंग टू इंक्रीज। डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो न्यूमिनेटर क्या होगा तुम्हारा, छोटा। तो इसलिए क्या होगा तुम्हारी जी ऑफ एच, यानी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट तुम्हारा ग्रेविटी ऑन द हाइट पे होगी, तो वैल्यू ऑफ जी विल बी द स्मॉलर। अभी ऐसे ही कॉन्सेप्ट आपको लगेगा, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है, उसके लिए थोड़ा सा अलग है। वेरिएशन ऑफ जी बिकॉज ऑफ डेप्थ, आप बोलेंगे सर अभी ऑब्जेक्ट तो डेप्थ में जा रहा है ना, अभी पहले यहाँ पे था, तो अभी ऑब्जेक्ट क्या है, नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे है। तो यहाँ पे आपको लगता होगा सिंपल हाइट पे गया तो क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर क्या हो रहा है आपका, बढ़ रहा है, तो ग्रेविटी क्या हो रही है,
कम हो रही है, तो हाइट कम हो गई तो ग्रेविटी बढ़े, आपको लगता होगा कि सर ग्रेविटी तो बढ़ना चाहिए, पर ऐसा हो रहा है क्या वहाँ पे? नहीं। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है, यहाँ पे बताता हूँ मैं कैसा है एक्चुअली। द जी ऑफ डेप्थ, जब ऑब्जेक्ट तुम्हारा डेप्थ में जाता है तो क्या होता है? फॉर्मूला सेम, फॉर्मूला क्या है तुम्हारा? जी एम बाय डी स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे डी कितना है आपका? जनरल फॉर्मूला बताता हूँ मैं पहले, जी ऑफ अर्थ सरफेस लिखता हूँ पहले, जी ऑफ सरफेस का फॉर्मूला है। अब जी ऑफ डेप्थ, जी ऑफ डेप्थ जनरल ग्रेविटी भी लिख सकते हैं इसको अपन। जी ऑफ डेप्थ क्या होगा तुम्हारा? जी एम ऑफ द डेप्थ डिवाइड बाय द आर माइनस डी का स्क्वायर, सही है। अब देखो तो क्या है तुम्हारा, जब ऑब्जेक्ट तुम्हारा यहां पर है तो उसके लिए मास कितना लगेगा? इतना ही मास है ना। मास क्या हो गया उसके लिए? कम हो गया, बराबर है। तो मास किस पे डिपेंड करता है आपका? डेंसिटी का फॉर्मूला पता है, डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। तो मास क्या है? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो फॉर्मूला आपको वो डालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ दोनों तरफ डालता हूं, मैं ग्रेविटी पे भी डालता हूं और इधर भी डालता हूं। तो ये क्या है यहाँ पे? ग्रेविटी पे जी सेम है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम बाय डी को क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? सरफेस पे तो यहाँ पे आर लिखता हूं मैं, चलेगा? बिकॉज डी इक्वल्स टू आर, ये कंडीशन में कितना है? डी इक्वल्स टू कितना है? आर है। यहाँ पे कितना है आपका? डी इक्वल्स टू कितना है कंडीशन में? आर माइनस डी है, बराबर है। तो ये कंडीशन अलग है सेकंड की डेप्थ वाली, तो यहाँ पे मैंने आर लिखा। और यहाँ पे जी डी कितना है आपका? जी, अभी यहाँ पे क्या आएगा? डेंसिटी ऑफ द अर्थ इनटू वॉल्यूम ऑफ द पर्टिकुलर डेप्थ डिवाइडिंग बाय आर माइनस डी का होल स्क्वायर। तो अभी यहाँ पे क्या है? आर स्क्वायर, बराबर है। तो अभी क्या करूंगा मैं आपको, ये क्या है? स्पेयर कैसा है अर्थ का? अपन कंसिडर करेंगे स्पेरिकल है, इलिप्टिकल नहीं ले रहे अपन अपनी कन्वीनियंस के लिए। तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर क्या है पता है आपको? 4/3 पाई आर क्यूब। देन वैल्यू ऑफ जी इक्वल्स टू जी रो एंड 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाय आर स्क्वायर, नीचे का आर स्क्वायर। अब इसी तरह से आप करते हो यहाँ पे डी डी का जी रो, यहाँ पे क्या है? 4/3 पाई आर माइनस डी होल क्यूब, बराबर है। ऐसा आएगा। तो यहां पे क्या है? आर स्क्वायर के साथ कटे तो ये बच रहा क्या है? सिर्फ आर। यहां पे आर माइनस डी होल स्क्वायर करने के बाद में क्या हो रहा है तुम्हारा? बच रहा है सिर्फ आर माइनस डी। अब अपन समझो दोनों के रेशियो ले रहे हैं, किसके किसके? इक्वेशन 1 और इसको समझो कंसिडर करो इक्वेशन 1 एंड इसको कंसिडर करो इक्वेशन 2। इफ यू आर देन विल गेट जी बाय जी डी, दोनों को डिवाइड करने के बाद में क्या है? जी रो 4/3 आर डिवाइड बाय जी रो 4/3 पाई आर माइनस डी, बराबर है। अभी क्या है इसमें देखो, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, पाई कैंसिल, है ना। तो अब बचा क्या है तुम्हारा यहां पर? जी डिवाइड बाय जी डिवाइडिंग बाय जी डी इक्वल्स टू आर माइनस डी। इसलिए क्या होगा तुम्हारा यहाँ पे? क्या होगा तुम्हारी ग्रेविटी? व्हेन द ऑब्जेक्ट्स विल बी ऑन द गोइंग डाउन देन आल्सो ग्रेविटी विल बी द लेस। तो जब सपोज आपका ऑब्जेक्ट सपोज यहाँ पे होगा सेंटर पे, तो क्या करेगा? ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट, सभी ऑब्जेक्ट क्या करे? कहाँ करती ग्रेविटी? अट्रैक्ट कहाँ करती तुम्हारी? टुवर्ड्स द सेंटर। जो ऑब्जेक्ट सेंटर पे होगा तो वहाँ पे ग्रेविटी क्या होगी? जीरो, वो उसको अट्रैक्ट करेगा ही नहीं, है ना। तो ग्रेविटी एट द सेंटर, आप याद रखना, ग्रेविटी एट द सेंटर कितना होगी तुम्हारी? जीरो। समझ में आ गया? When the object will be at the center of the earth, then we can find, say, the gravity of the object will be the zero. Now here, few questions are there. देखो, the value of g कैसा हो रहा है आपको बताना है। अभी देख रहे ना अपन ने, increases with the increasing depth, हो रही है क्या? इंक्रीज हो रही है क्या? नहीं। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया अपना? कैंसर, ये नहीं है। डिक्रीजेस विथ एन इंक्रीजिंग डेप्थ, डेप्थ जैसी सी बढ़ रही है तो वैल्यू भी क्या? डिक्रीजिंग विथ एन इंक्रीजिंग डेप्थ। डेप्थ नीचे हुई तो वैल्यू क्या हो रही है आपकी? डिक्रीज हो रही है क्या? हो रही है ना, क्या नहीं? चलो, रिमेन्स द सेम रिगार्डलेस ऑफ द डेप्थ, सेम तो नहीं रह रही, चेंज हो रही है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं है। डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास पे डिपेंड है क्या? नहीं है। अपन देखिए तो जी कितना है तुम्हारा? जी इक्वल्स टू कितना है? जी एम बाय डी स्क्वायर। इसमें मास ऑफ ऑब्जेक्ट है क्या? नहीं, ऑब्जेक्ट का मास कैंसिल हो गया। ये क्या है? जी ग्रेविटी एक्सेलरेशन है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है।
ये क्या है तुम्हारा मास ऑफ द अर्थ और डी क्या है तुम्हारा दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास। तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन क्या हो गया अपना, तो बचा कौन सा ऑप्शन, डी। समझ में आ गया, इज इन डाउट इन दैट, गुड। नेक्स्ट वन देखिए, सेकंड क्वेश्चन, द स्प्रिंग बैलेंस इज अ ग्रेजुएटेड एट द सी लेवल। स्प्रिंग बैलेंस है ना सी लेवल पे। सी लेवल का मतलब क्या है तुम्हारा, द ऑब्जेक्ट विल बी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। सी लेवल का मतलब क्या है, सरफेस पे। इफ द बॉय इज वेइंग बाय द स्प्रिंग स्केल एट ग्रेजुअली इंक्रीजिंग द हाइट, तो क्या कर रहा है, उन्हें पहले क्या कर लिया है, उसमें वेट कर लिया है और जिस धीरे धीरे क्या कर रहा है, वो ऊपर ऊपर लेके जा रहा है ऑब्जेक्ट को, वेट उसका स्प्रिंग बैलेंस ऊपर लेके जा रहा है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, देन द वेट इंडिकेटेड बाय द स्प्रिंग स्केल। तो वेट क्या होगा, तो वेट क्या होगा, तो वेट का पता है तुम्हारा, वेट इक्वल टू क्या है, मास एंड ग्रेविटी, बराबर है। वेट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड ग्रेविटी। तो वेट आपका पहले सरफेस पे थे, अभी ऊपर ऊपर आपकी हाइट जा रही है, तो ग्रेविटी की वैल्यू क्या हो रही है आपकी, कम। मास इज डजंट चेंज, तो अभी कोई भी मास तो सेम है और वैल्यू जी कम है, तो फिर प्रोडक्ट क्या आएगा, विल आल्सो लेस। तो वेट क्या होगा उसका, कम हो गया, बढ़ेगा, वेट विल आल्सो गोइंग टू रिड्यूस, करेक्ट। हियर इट विल बी इंक्रीज कंटिन्यूसली, इंक्रीज तो नहीं होगा, वेट क्या होगा तो आपका कम, ये ऑप्शन गलत है। इट विल बी डिक्रीजेस कंटिन्यूसली, हाँ कंटिन्यूस देखेंगे, सेम तो नहीं रहेगा, द फर्स्ट इंक्रीजेस एंड ऐसा भी नहीं होगा, तो क्या होगा, आंसर क्या है तुम्हारा, डिक्रीजेस, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी इज गोइंग टू डिक्रीज, ग्रेविटी इज गोइंग टू डिक्रीज, बिकॉज ऑफ दैट ओनली वेट इज गोइंग टू डिक्रीज, है ना। मास, वेट किस पे डिपेंडेंट, वेट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड ग्रेविटी। मास इज ऑलवेज कांस्टेंट, मास इज नेवर चेंज, but weight is depend upon the gravity and gravity is going to decrease, because of that weight is also going to decrease. The next one, the sorry, the radius of planet A is half the radius of the planet B. दो planet दिया, radius A और radius B, है ना। तो क्या दिया उसने, radius of planet A is half, तो इसका radius कितना है, suppose r/2 है, ये क्या है तुम्हारा planet A है, and radius of planet B का कितना radius है, सपोज r है। द रेडियस ऑफ द प्लैनेट ए इज हाफ द रेडियस ऑफ बी, तो ए का रेडियस क्या है आपका, छोटा है। इफ द मास ऑफ द ए इज, तो मास ऑफ ए कितना है तुम्हारा, इसका मास ऑफ एम ए दिया है। व्हाट मस्ट बी द मास ऑफ द बी, इसका मास अपने को पता नहीं है, मास क्या है अपने को, बी का पता नहीं है। सो दैट द वैल्यू ऑफ जी ऑन बी, देखो अभी वैल्यू ऑफ जी ऑन बी, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो, जी की वैल्यू क्या होती है तुम्हारी, जी इक्वल्स टू क्या है, ऑन ए क्या होता है तुम्हारा, जीएम बाय आर स्क्वायर होता है, बराबर है। तो यहाँ पे भी क्या है, वैल्यू ऑफ जी इक्वल्स टू कितना होता है, जीएम बाय आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे इसकी रेडियस कितनी है, r/2 है, तो ये क्या होगा तुम्हारा, जी ऑफ ए इक्वल्स टू जीएम डिवाइडिंग बाय r/2 का होल स्क्वायर। तो जी ऑफ ए कितना होगा तुम्हारा, जीएम बाय आर स्क्वायर, और नीचे के 2 का स्क्वायर कितना है, 4, तो ऊपर आएगा न्यूमरेटर में आएगा, बराबर है। तो यहाँ पे जी ऑफ बी इक्वल टू कितना है, जीएम बाय आर स्क्वायर, यही है। अभी क्या बोल रहा हूँ, द वैल्यू ऑफ जी ऑन बी इज, तो वैल्यू ऑफ जी क्या है, ऑन बी इज हाफ ऑफ दैट इट्स वैल्यू ऑफ ए। तो ये वैल्यू ऑफ बी कितनी है उसकी, ए से आधी है। तो क्या वो उसने कंडीशन दिया अपने को, जी ऑफ बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ जी ऑफ ए, ये कंडीशन दिया है। देन ओके, तो फिर आपको ये कंडीशन दिया है, तो जी ऑफ बी कितना है आपका, तो ये जी ऑफ बी निकाले अपन ने, तो ऐसा नहीं आ रहा है ना। जी ऑफ बी कितना है तुम्हारे यहाँ पे, 4 टाइम्स जी ऑफ ए, जी ऑफ बी इंटू 4, ये रिलेशन आ रहा है। तो इसमें क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ द प्लैनेट्स ए एंड द बी, द मास ऑफ द ए इज एम ए, द व्हाट मस्ट बी द मास ऑफ द बी। तो आपको क्या करना है, मास ऑफ बी निकालना है, मास ऑफ बी निकालना है। ये मास उसका ये अलग है, ये मास क्या है, ये मास ऑफ बी अलग है, ये मास ऑफ ए कितना दिया आपने को, एम ए दिया है, बराबर है। तो मास ऑफ ए कितना है तुम्हारा, एम ए। तो आपको ये कंडीशन दिया है कि उसका मास, वो वैल्यूज, ये रिलेशन आपको दिया है, जी ऑफ बी इक्वल्स टू 1/2 जी ऑफ ए। तो ये कैसे लोगे आप, जी ऑफ बी क्या है, जी एम ऑफ बी बाय रेडियस इसका कितना है, जी ऑफ बी कितना, रेडियस कितना है, आर है, बराबर। आप देखिए, तो यहां पर कितना है, 1/2 जी ऑफ ए कितना है आपका, एम ए इंटू जी, और इसका कितना है, r/2 का होल स्क्वायर। ये कंडीशन दिया है अपने को। जी ऑफ बी कितना बोला है, हाफ ऑफ द जी ऑफ ए, ये कंडीशन दिया है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, ये जी और जी कांस्टेंट,
इट विल बी कैंसिल। अभी जी ऑफ मास ऑफ बी निकालना है, आपको पता है क्या? नहीं है। तो फिर क्या करोगे आप? देखो, मास ऑफ बी डिवाइड बाय आर स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2 मास ऑफ ए डिवाइड बाय आर स्क्वायर डिवाइड बाय 4 बराबर। ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो 2 क्या आ जाएगा आपका? उधर आएगा। तो मास ऑफ बी डिवाइड बाय आर स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू मास ऑफ ए डिवाइड बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या हो गया? कैंसिल। तो मास ऑफ बी कितना होगा? मास ऑफ ए से दुगना होगा, इट विल बी डबल। समझ में आ गया? मास ऑफ बी विल बी द डबल ऑफ मास ऑफ ए। क्लियर? समझ में आ गए? नेक्स्ट वन देखो, तो यहां पर एक्चुअली आप डिपेंडेंसी ऑफ जी ऑन द वैल्यू ऑफ मास, यहां पे आप प्रैक्टिकली देखे होगे। एक ऑब्जेक्ट है, तो आयरन बॉल है, वी आर ड्रॉपिंग फ्रॉम द सेम हाइट। आयरन बॉल और एक ये पंख है, समझो एक फेदर, वी आर गोइंग टू ड्रॉप फ्रॉम द सेम हाइट। तो क्या होगा? कौन सा पहले आएगा? बॉल पहले आएगा, है ना? ऐसा आपका ओपिनियन है, मेरा भी है। क्यों? व्हेन इट इज गोइंग डाउन द एयर फोर्स विल बी अपोजिंग टू देम। एयर ड्रैग क्या करेगा? उसे अपोज करेगा। तो इसका अपोजिशन क्या है तुम्हारा? थोड़ा सा कंपेरेटिवली लेस है। इसका अपोजिशन क्या है? कम है। इसलिए क्या है तुम्हारा? एट नॉर्मल कंडीशन इसमें बॉल पहले आएगा और ये क्या आएगा? थोड़ा सा लेट, है ना? बट अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ ग्रेविटी, लॉज ऑफ ग्रेविटी क्या बोला है? जी क्या है तुम्हारा? जी इक्वल्स टू जीएम बाय डी स्क्वायर। इट इज डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या लॉ क्या बताया अपना? द ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो फिर ऐसा तो नहीं होना चाहिए। और यहां पे हो रहा है क्या? प्रैक्टिकली क्या हो रहा है? आयरन बॉल जल्दी आ रहा है, फेदर को लगने को टाइम ले रहा है। ये कब की बात है? इट इज अ आइडियल कंडीशन। ये जो है ना रिलेशन जी को जीएम बाय डी स्क्वायर, जी इज अ कांस्टेंट। जी की वैल्यू अपन लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना? तो इसके लिए भी वैल्यू कितनी है तुम्हारी? अर्थ पे होतेंगे तो इसकी वैल्यू भी कितना है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसकी भी वैल्यू कितनी आना चाहिए? 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आना चाहिए। और प्रैक्टिकली ऐसा हो रहा है क्या? नहीं। व्हाई इट विल नॉट हैपन? बिकॉज ऑफ द एयर ड्रैग फोर्स विल बी अपोज बियॉन्ड सिंग टू देम। तो क्या करें? उसे अपोज कर रहे हैं, है ना? सपोज यही एक्सपेरिमेंट अपन करते थे वैक्यूम में, देन दे विल ड्रॉप एट द सेम टाइम। दोनों को एक साथ रिलीज करें तो दोनों भी क्या करेंगे? एक साथ आपके ग्राउंड पे। दोनों का टाइम पीरियड भी क्या होगा? सेम। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट द एयर फोर्स इट विल टेक टाइम। जब ये सेम एक्सपेरिमेंट आप वैक्यूम में करोगे तो बोथ आर गोइंग टू ड्रॉप एट द सेम टाइम। इसका मतलब क्या है? ग्रेविटी इज द सेम फॉर द आयरन बॉल ऑल्सो एंड इट इज फॉर फेदर ऑल्सो। इट इज डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसके मास पे डिपेंड है क्या ग्रेविटी आपकी? नहीं। इसके मास पे डिपेंड है क्या? नहीं। सिर्फ किस पे डिपेंड है? मास ऑफ द प्लैनेट। कौन से प्लैनेट पे फेंक रहे हो आप? जैसे कि अर्थ है, अर्थ की ग्रेविटी अलग होगी, मून की ग्रेविटी अलग होगी। देखिए नेक्स्ट वन, समरी। व्हाट वी लर्न टुडे, जस्ट आज आपने क्या देखा है कि केप्लर्स डेरिवेशन ऑफ द केप्लर्स थर्ड लॉ। केप्लर्स थर्ड लॉ के आज क्या क्या फॉर्मूला लगे आपने को? टी इक्वल्स टू 2 पाई आर डिवाइड बाय टी, एक फॉर्मूला लगा। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है तुम्हारा? यम वी स्क्वायर बाय आर, ये एक फॉर्मूला लगा, है ना? तुम्हारा ये फॉर्मूला पता ही है, मास एंड ग्रेविटी, ये समझ में आ गया। और क्या देखे अपन ने आज ने? फोर्स इक्वल्स टू जी एम एम बाय डी स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला देख लिया अपन ने। और क्या देखे आज अपन ने? वेट इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड ग्रेविटी हियर। और क्या देखे अपन ने? दैट वैल्यू जी इज ऑलवेज कांस्टेंट, रिलेशन देखे अपन ने, है ना? जी इज जी इक्वल्स टू व्हाट? जीएम बाय डी स्क्वायर, ये रिलेशन देखे। जी की वैल्यू कितना है तुम्हारा? जीएम बाय डी स्क्वायर, वही रिलेशन भी देखे। इसमें क्या है तुम्हारा? जी इज ऑलवेज कांस्टेंट, मास इज ऑलवेज कांस्टेंट। दैट इज ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ग्रेविटी मास पे डिपेंड है क्या? ऑब्जेक्ट के मास पे इट डजंट डिपेंड, डिपेंड्स अपॉन ओनली विच फैक्टर? द डिस्टेंस, है ना? डिस्टेंस इंक्रीजेस, ग्रेविटी क्या होगा तुम्हारा? कम होगा, है ना? डिपेंड्स अपॉन। और ग्रेविटी मैक्सिमम कब है? जी इज मैक्सिमम एट द पोल। पोल पे क्या होगी ग्रेविटी तुम्हारी? मैक्सिमम। इट इज वेरिएशन बिकॉज ऑफ दैट शेप ऑफ द अर्थ। इक्वेटर पे क्या होगी? कंपेरेटिव लेस बिकॉज ऑफ। और जी ऑफ हाइट पे क्या होगी तुम्हारी? लेस। जी ऑफ डेप्थ भी क्या होगी तुम्हारी? लेस। और जी ऑफ द सेंटर, सॉरी,
जी ऑफ द सेंटर कितनी होगी, ग्रेविटी कितनी होगी आपकी, 0। सेंटर ऑफ द ग्रेविटी, अर्थ के सेंटर पे ऑब्जेक्ट होता है तो आपकी ग्रेविटी क्या होगी, आपकी 0। इतना ही आज अपन ने देख लिया में, बराबर है। इससे अलावा कुछ ज़्यादा देखे क्या, हाँ, इतना ही था डेरिवेशन ऑफ केपलर सेकंड लॉ। केपलर सेकंड लॉ क्या है तुम्हारा, टी स्क्वायर डायरेक्ट टू द आर क्यूब, है ना। ये लॉ डिराइव किया, तो लॉ डिराइव करने के लिए आपको सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो गया मेरा, आपने किसी ने बताया नहीं मुझे, क्या है फॉर, क्या गड़बड़ हो गया मेरा यहाँ पर, बोलिए। v इक्वल्स टू 2πr/, मैं यहाँ पे भी टी लिखा है, यहाँ पे भी टी लिखा, किसी ने नहीं बताया। इसका मतलब आपका ध्यान है क्या। फिर मैं कभी लिखने में गलती करता है, आपका काम है बोलना, है ना। मैं यहाँ पे सर टी को 2πr/t लिखे, ऐसा कैसा रिलेशन हो सकता है, तो आपको समझ में आना चाहिए। ये क्या है, v इक्वल्स टू 2πr/t। ओके, तो ये इतने अपने फॉर्मूलेज आज देख लिए। तो इसके बाद में कुछ होमवर्क है, तो होमवर्क आप शायद घर पे करते नहीं करते पता नहीं, विल सॉल्व हियर इन अ ब्रीफली। द स्फेरिकल प्लैनेट्स फॉर आउट स्पेस हैज द मास m0 एंड द डायमीटर इज d0। तो उसका मास कितना दिया है, m0, डायमीटर कितना दिया है आपको, d0। अ पार्टिकल्स ऑफ मास m फॉलिंग फ्रीली नियर द सरफेस ऑफ द प्लैनेट। तो क्या कर रहा है तुम्हारा ऑब्जेक्ट, तुम्हारा गिर रहा है, ओके। near the surface of this planet will experience an acceleration due to gravity at which equal to, तो क्या है g की वैल्यू क्या होगी आपको निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ गया, हाँ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g इन द पर्टिकुलर केस। फॉर्मूला क्या है आपका g का, gm/d² और r²। यहां पे क्या बोला, अ स्फेरिकल प्लैनेट फार आउट स्पेस हैज मास इज m0। मास कितना है उसका, m0 है, चलो कोई बात लिख लेता हूं, मास कितना है उसका m0 एंड द डायमीटर इज d0। डायमीटर d0 है, रेडियस कितनी होगी उसकी, रेडियस क्या होती है तुम्हारी, r इक्वल्स टू d/2 होता है, बराबर है ना। तो r की जगह पर मैं क्या करूंगा, d/2। तो प्लैनेट तुम्हारा ऐसा है, तो उसकी रेडियस कितनी तुम्हारी यहाँ पे लिया है, डायमीटर कितना d0 होता है, तो रेडियस कितनी होगी तुम्हारी d/2। अ पार्टिकल्स ऑफ मास इज m फ्रीली फॉलिंग नियर द सरफेस। सरफेस पे ये बोल रहा है, नियर द सरफेस पे बोल रहा है, इसका मतलब क्या लेना है आपको, उसके दोनों का d कितना लेना है आपको, रेडियस ही लेना है, बराबर है। d इज नियरली इक्वल टू कितना है, रेडियस। रेडियस कितना है तुम्हारा d/2, करेक्ट है। तो फिर फॉर्मूला क्या बन गया अपना, g इक्वल टू g m0 डिवाइडिंग बाय d/2 का स्क्वायर, सही है। तो फिर कैसे आएगा रिलेशन, व्हाट इज g इक्वल टू g m0 d² डिवाइडेड बाय 4। तो ये क्या आ जाएगा, 4 क्या आ जाएगा ऊपर, तो g कितना आएगा 4g m0 डिवाइडिंग बाय d²। कई रिलेशन है क्या, देखो ये 4g m0 डिवाइडेड बाय d0²। तो ये आपका आंसर आ गया, सही है, समझे क्या, हाँ। तो ये क्या है तुम्हारा 4gm बाय d0/2, आपका रियल आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट वन देखिए, अभी एक्चुअली होमवर्क आपने सॉल्व करना चाहिए। हम बोलोगे मुझे क्या आएगा, द मास ऑफ 2 प्लैनेट्स आर इन द रेशियोज ऑफ 1:2। एक का मास 1 है तो दूसरे का मास क्या है, उससे डबल है। देयर रेडियस आर इन द रेशियोज आर 1:2, रेडियस का रेशियो भी सेम दिया है 1:2। द एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द प्लैनेट इन द रेशियोज, तो आपको दोनों के एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी के रेशियो निकालना है, निकाल सकोगे, क्या है सिंपल। देखिए तो मैं क्या करता हूँ, g(1) डिवाइडिंग बाय g(2), सिंपल है मैंने, acceleration due to gravity of the first planet divided by acceleration due to gravity of second planet equals to g m, इसका मास कितना है, m है ना, बाय रेडियस कितना है उसकी r² है ना, इसका 1 लिखता हूं मैं, g m2 डिवाइडिंग बाय r2 का स्क्वायर। g इसमें क्या है, कांस्टेंट, इट विल बी सेम एवरीवेयर, कैंसिल। तो क्या बोला, मास m1 कितना है, सपोज 1 किलोग्राम है, m2 कितना है 2 है, तो मैं क्या करता हूँ, वैल्यू लिखता हूँ, m1 की जगह पे लिखता हूँ 1 डिवाइडिंग बाय r1 कितना है, चलो कोई बात बाद में लिखेंगे, m2 कितना है 2 है ना, अभी लिखेंगे r2। एंड द रेशियोज ऑफ रेडियस, इसकी रेडियस कितना 1, तो 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1, और इसकी रेडियस कितनी है 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4। तो यहाँ पे 1 डिवाइडिंग बाय 1 डिवाइडिंग बाय 2 डिवाइडेड बाय 4, तो कितना आ गया तुम्हारा 1 डिवाइडेड बाय 1/2, यानी कितना आ गया तुम्हारा 2:1, बराबर है क्या, सही है क्या नहीं, समझ में आया क्या, हाँ। क्या हो रहा है यहाँ पे, देखिए
यहां तक समझ में आ गया आपको? यहां पर 1/2, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे आप, यहाँ पे 1/2, इसका मतलब 1 डिवाइडेड बाय 1/2, सही है। तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 2/1, तो कितना आ गया तुम्हारा 2/1, इसका मतलब क्या है 2:1। इज इट क्लियर नाउ? समझ में आ रहा है? हाँ, तो क्या आंसर क्या होगा इसका 2/1। नाउ द नेक्स्ट वन, होमवर्क ये भी देखिए, फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द डिस्टेंस ऑफ 20,000 किलोमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। क्या निकालना है आपको? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या है फॉर्मूला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का? बोलिए, फॉर्मूला शायद मेरे ख्याल से याद हो गया होगा आपको। हाँ, क्या बोल रहा है देखो, फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द डिस्टेंस ऑफ 20,000 किलोमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो अर्थ का सेंटर क्या है तुम्हारा? यहां पर है। हाँ, इसकी रेडियस कितनी होती है तुम्हारी? 6400 किलोमीटर। और दूसरा आपका प्लैनेट कहाँ पे? यहाँ पे है आपका प्लैनेट, कहीं तो भी समझो 20,000 किलोमीटर पे यहाँ पर है। इसका डिस्टेंस कितना है तुम्हारा? 20,000 किलोमीटर। फाइंड द एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी, तो आपको क्या करना है? उसके टाइम पे एक्सेलरेशन निकालना है। किससे निकालोगे? सेम फॉर्मूला है, जी इक्वल टू कितना है? gm/r², है ना। अभी r क्या है यहाँ पे? अभी r प्लस हाइट का स्क्वायर, ऑब्जेक्ट हाइट पे है आपका, बराबर है। तो ऑब्जेक्ट का हाइट पे, तो मास ऑफ अर्थ पता है आपको कितना होता है? मास ऑफ अर्थ कितना होता है तुम्हारा? 5 × 10⁻²4। वैल्यू डाल देना है। जी की वैल्यू कितनी होती है? 6.673 × 10⁻11, 6 × 10⁻24। अर्थ ऑफ रेडियस कितना? अर्थ का कितना है? 6400 प्लस 20,000, तो कितना हो गया तुम्हारा? ये कितना हो गया एडिशन? कितना हो गया? 20,000 बोला ना उसने, और यहाँ पे किलोमीटर दिया है, तो ये भी किलोमीटर में है। तो कितना हो गया तुम्हारा? ये 0004 और 8, तो 8430 इसका, सॉरी गलत मान रहे, देखो कितना है? 0064, तो कितना गया है? 00462, 26400 का स्क्वायर। ये करना पड़ेगा आपको, ये नहीं करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ये किलोमीटर में दिया है ना, तो क्या करना पड़ेगा? इसको इंटू 10⁻³ इसका स्क्वायर। क्या ऐसे यूनिट क्या होता है अपना? मीटर। कन्वर्ट करने के लिए करना पड़ेगा अपने को मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ तो अभी क्या गया तुम्हारा? मीटर में। तो जो कैलकुलेशन आएगा वो क्या होगी? वैल्यू ऑफ जी। कैलकुलेट कर सकते हो, यू हैव टू कैलकुलेट। नेक्स्ट वन, this is sufficient for today's topic. If anyone having a doubt in today's sessions, please ask and clear your doubts. कोई डाउट है क्या आपको आज के टॉपिक में? कोई डिफिकल्टी है क्या? है तो पूछ लो और आपके डाउट्स क्लियर करना है। डाउट्स पेंडिंग में नहीं रखना है आपको। डाउट्स पेंडिंग में है तो फिर आप ही प्रॉब्लम में होगे। किसी को डाउट है क्या? देखिए, नो वन, ऑल द कॉन्सेप्ट्स इज क्लियर मैडम, all the concepts are clear? No doubt? Okay, thank you for today's sessions. We'll wind up today's topics and we'll discuss in the next one, the lecture number 5. Okay.